तो चैप्टर नंबर 18C पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो जो नाम से आप बता सकते हो इस चैप्टर में किस इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं? ओनली एंड ओनली बोनस। ठीक है, अब मुझे बताओ बोनस क्या वेजिज ही होती है या वेजिज से एडिशनल अलग मिलता है? एडिशनल अलग मिलता है, मतलब जो उसने पूरे साल मेहनत किया, तो पूरे साल मेहनत करने के बाद क्या उसको कुछ एडिशनल अमाउंट मिलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने जो भी बचा प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट अर्न किया। अब आपको पता है, मैं पढ़ रहा था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में एक दिन का जो प्रॉफिट है वो अराउंड 2400 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं एक दिन का। ठीक है, तो क्या लगता है वो खाली क्या अंबानी मजदूरी करता है या फिर बाकी एम्प्लॉय जो है वो मेहनत करते हैं, है ना? तो क्या उनको जो बोनस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए? तो जो इसलिए एक एम्प्लॉय को बेटा बोनस देना जरूरी होता है, इसके लिए बेटा एक प्रॉपर एक्ट यहां पे बनाया गया। ठीक है, यहां पे तो दैट इज द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। और ये जो हम पढ़ाएंगे ना, तो क्या लगता है मुझे बताओ, जब इन फ्यूचर आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करोगे, क्या आपको भी बोनस मिलना चाहिए? क्या आप भी इस एक्ट में कवर होगे क्या? हाँ, लेबर के साथ आके आपको भी कवर करेंगे, नहीं करेंगे? चेक करेंगे बेटा कि क्या अगर आप इस एक्ट में आते हो तो कितना बोनस आपको मिलना चाहिए, क्या वाकई आप लोग भी इस एक्ट में आओगे या नहीं आओगे। ठीक है, कौन कौन इस एक्ट में कवर होता है, कौन कौन इस एक्ट में कवर नहीं होता, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब बोनस देना पड़ेगा, किसको बोनस नहीं देना पड़ेगा, देना है तो कितना बोनस देना है, नहीं देना तो कितना, मतलब मैक्सिमम देना तो कितना मैक्सिमम जा सकता है, नहीं दिया तो क्या होगा। समझ रहे हो ना? यहाँ पे जो जो इसकी रिगार्डिंग बोनस की रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सारा मैटर आपका बेटा यहाँ पे आपका कवर किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे तो इस एक्ट का बच्चों अगर मेन पर्पस देखें कि ये जो बच्चों एक्ट यहाँ पे बना हुआ है, इसका बच्चों मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो नाम से पता चल रहा है हम बोनस देना चाहते हैं, टू प्रोवाइड द बोनस टू द एम्प्लॉयज। हमें बच्चों बोनस प्रोवाइड करना है, हमें एम्प्लॉयज को बोनस बेटा पे देना है, तो ये इसी एक्ट के लिए हमें पर्पज बना है। लेकिन बेटा सबसे पहले ना, जब भी बच्चों कोई भी हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करो, चाहे लेबर लॉ जो भी करो आप, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा इसमें किस किस को कवर किया गया। क्या इसमें कंपनी भी आएगी? क्या इसमें ये एजुकेशन सेंटर भी आ जाएगा? क्या इसमें कोई बाहर एक नॉर्मल शॉप वाला है, क्या वो भी आ जाएगा क्या? ठीक है, तो इसमें कवर किस किस को किया गया है, कोई फर्म, कंपनी। तो बेटा यहाँ पे ना इस एक्ट में जो प्रॉपर से बताया गया कि इसमें ये जो एक्ट है, ये बेटा जो एक्ट है ये कहां कहां पे एप्लीकेबल होता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बच्चों यहां पे बोनस देना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। ठीक है जी, तो चेक करते बेटा किस किस को बच्चों बोनस देना पड़ेगा। तो नंबर 1 एवरी फैक्ट्री, किसको बेटा देना है यहाँ पे? नंबर 1 एवरी फैक्ट्री। डू यू नो फैक्ट्री किसको बोलते हैं बेटा? जहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसको बच्चों क्या बोला जाता है? और बेटा याद रखना, चाहे फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय काम कर रहा हो, चाहे उस फैक्ट्री में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हो, हर फैक्ट्री पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा लगेगा। ठीक है, चाहे जितने मर्जी काम करे बेटा उसके ऊपर क्या होगा, आपको जो बोनस एक्ट लगेगा लगेगा। और ये बच्चों फैक्ट्री किसको, प्लीज बस कोई बात नहीं, आगे का नहीं। हाँ जी, तो जो बच्चों फैक्ट्री वर्ड है बेटा इसको डिफाइन किया गया है, डिफाइन किया गया बेटा इसको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तो इसका मीनिंग अभी नहीं पढ़ेंगे, जब इसका जो मीनिंग आएगा तो वहीं पे हम पढ़ेंगे। तो अभी आपको बस सिंपल याद रखना है कि हर एक फैक्ट्री के ऊपर बोनस एक्ट तो लगेगा लगेगा, लिख दोगे ना? अब इसके अलावा जो बाकी जो बचे, जो फैक्ट्री नहीं है, एक नॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कोई शॉप है या फिर कोई और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो फैक्ट्री में नहीं आता, तो उन्होंने कहा बेटा जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट है क्या उसके ऊपर भी लगेगा? तो जी दैट चेक करो बेटा भाई किस पे लगेगा, तो एवरी एस्टेब्लिशमेंट, एवरी एस्टेब्लिशमेंट कि जहां पर इन विच कितने बेटा वर्कर काम कर रहे हैं, 20 या फिर बेटा उससे ज्यादा अगर वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं। लैंग्वेज बच्चों बहुत ध्यान से समझना, इसमें कि जो मैं वर्ड लिख रहा हूं तो बहुत ध्यान से आपको वर्ड लिखना है। एवरी एस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर वर्कर्स आर और वर। अभी मैं एक एक वर्ड के ऊपर एग्जाम्पल लूंगा, आपको समझ में आएगा। ये आर और वर वर्किंग ऑन एनी डे in preceding accounting year।
तो दैट्स मीन बेटा फैक्ट्री में तो मैंने कहा इवन एक भी एम्प्लॉय हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे एज पर द बोनस सेट कोई लिमिट नहीं बताई गई। लेकिन इस फैक्ट्री के अलावा कोई और एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो बच्चों उस पर डायरेक्ट एक्ट नहीं लगेगा। कब लगेगा एक्ट? कितने एम्प्लॉय के बाद लगेगा? अगर कितने एम्प्लॉय वहां पे काम करे, कम से कम 20 या उससे ज्यादा जो काम करते हैं, तो ये एक्ट वहां पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे बताओ, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है और वहां पे 19 वर्कर है, 19 वर्कर है, क्या एक्ट लगेगा? नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली नहीं लगेगा। तो कब लगेगा बेटा यहाँ पे वर्ड? बता दो बेटा यहाँ पे कब लगेगा। ठीक है, जब 20 या उससे ज्यादा होंगे तो जो एक्ट वहां पे लगेगा। क्लियर? और अगर ये लिमिट बेटा यहाँ पे अगर आ गई, मतलब 20 से ज्यादा हो गए, तो ये जो एक्ट होगा ना, ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एक्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई, तो वहां पे बच्चों जो एक्ट है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लेकिन अच्छा, एक पॉइंट ऐसे भी तो हो सकता है, मान लो एक एस्टेब्लिशमेंट है और वहां पर 18 वर्कर्स काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयर जानबूझकर उसको 20 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि जैसे 20 हुआ तो बोनस एक्ट में मैं आ जाऊंगा और मुझे बोनस देना पड़ेगा। तो क्या लगता है ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या होना चाहिए? थोड़ा ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को ना गवर्नमेंट ने कहा कि हम बैठे हैं, हम बताएंगे। तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुझे बताओ, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर वहां पे एक्ट लगाना चाहे, लगा सकते नहीं लगा सकते बेटा? तो दैट्स बेटा पे, तो देखो 20 से ज्यादा हुआ तब तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। लेकिन अगर इससे कम होता है बेटा, तो ये पावर किसके पास है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जो पावर है कि वहां पे अगर वो एक्ट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may apply to the act to the any other establishment जहां पर बेटा कितने नंबर वर्कर्स हैं, इन विच लेस देन, कैसे लिख सकते हो इसको आप, इन विच नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज लेस देन 20, लेस देन 20। अगर बच्चों वहां पे देखो 20 से ज्यादा हुआ, 20 या 20 से ज्यादा हुआ, तब तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। लेकिन अगर 20 से कम हुआ तो किसके पास पावर लगाने के लिए? गवर्नमेंट के पास जो पावर है। अब जो मैंने यहाँ पे ना वर्ड यूज किया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बता सकते हो व्हाट इज मीनिंग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों? हाँ जी, आपने मुझे एक पॉइंट सुना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब लॉ बनता है तो वहां पे 3 लिस्ट आती है। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 आती थी कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में कौन बनाता है लोग? पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। लिस्ट 2 में क्या कौन आता है? स्टेट आता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लिस्ट 3 में कौन आता था? दोनों आते हैं। आपको पता है जितने भी मैक्सिमम लेबर लॉ बने हुए हैं वो हमेशा कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो कॉन्करेंट में आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आते हैं और धीरे धीरे मैं आगे आपको बताऊंगा, बाकी एक्ट में आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दी जाएगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा। अभी आप सिंपल लेके चलो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या लेके चलोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई डाउट बेटा यहाँ पे किसी को? तो पहले बताओ 20 से ज्यादा होगा तो एक्ट ऑटोमेटिक लग जाएगा, 20 से कम हुआ तो कहां कौन अप्लाई कर सकता है? बट बेटा गवर्नमेंट भी एक कंडीशन लगा दी, गवर्नमेंट कहती है कि 20 से कम हुआ हम एक्ट लगा देंगे, लेकिन एक कंडीशन साथ में क्या लिखा गया कि जहां पे अप्लाई करेंगे ना वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 10, शुड नॉट बी लेस देन 10। इसका मतलब बच्चों गवर्नमेंट अप्लाई तो कर सकती है, लेकिन कंडीशंस क्या क्या हो गई? 20 से कम होंगे, लेकिन कम से कम कितने होंगे? वहां पे 10 होंगे। तो बच्चों अगर मैं इस चीज को अगर एनालाइज करता हूं, एनालाइज ध्यान सुना, मान लो एक एस्टेब्लिशमेंट है, अगर मैं एक एस्टेब्लिशमेंट लेता हूं, आपको बताना उस केस में क्या होगा। मान लो वहां पे 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, या बेटा वहां पे 10 से लेकर 19 तक, या वहां पे एम्प्लॉई है 20 या फिर उससे ज्यादा है। तो इसको जो मैंने 3 पार्ट से डिवाइड कर दिया, 0 to 9, 10 to 19 और 20 और मोर। बच्चों 20 और मोर है तो तुमने क्या बोल दिया कि जो एक्ट है वो आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहां बच्चों यहां पे अगर 10 to 19 लेते हैं तो बच्चों इसका मतलब क्या पढ़ा हमने? ऑटोमेटिकली तो नहीं लगेगा, ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगा,
लेकिन गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर टू अप्लाई, ठीक है। और इस केस में याद रखना, ना तो ऑटोमेटिक लगेगा और ना ही गवर्नमेंट के पास पावर है कि बेटा वहां पे उसको अप्लाई कर पाए। यही हुआ ना मतलब यहाँ पे। तो दैट्स मीन बेटा यहाँ पे 9 तक हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या लिखोगे, 20 और मोर हुआ तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। 20 से कम हुआ तो गवर्नमेंट एक्ट अप्लाई कर सकती है, बट वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 से कम नहीं होने चाहिए, 10 तक होने चाहिए कम से कम, ठीक है। 10 से कम हुआ तो गवर्नमेंट भी वहां पे बच्चों एक्ट अप्लाई नहीं कर पाएगी। सिंपल है यहाँ पे। कोई डाउट हो किसी को? नोट करो बच्चों जल्दी से फास्ट। गवर्नमेंट हाउस एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, मान लो कहीं पर अगर 18 एम्प्लॉइज है तो गवर्नमेंट कहेगी आपके ऊपर वैसे तो ऑटोमेटिक नहीं लगता है, बट फिर भी हम आपके ऊपर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अप्लाई कर रहे हैं, आगे से आपको भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अंदर बोनस देना पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। तो गवर्नमेंट चाहे तो उसका नाम बता सकती है, बता सकती है तो कह सकते हैं बेटा। कोई डाउट बेटा किसी को यहाँ तक? ठीक है जी, दिस द पॉइंट। अब जो एक पॉइंट और बेटा ध्यान से ना, एक और इसमें एक नोट लेके चलता हूं, ठीक है। यहाँ पे एक जो वर्ड यहाँ पे ध्यान से वर्ड यहाँ पे, मान लो कि कंपनी है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और इस एक्स लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं 19, नंबर ऑफ एम्प्लॉय पे 19, और मान के चलता हूं गवर्नमेंट ने एक्ट भी नहीं लगाया इसके ऊपर। मुझे बताओ क्या इसके ऊपर भी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा? क्या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? ऑटोमेटिकली तो नहीं लगेगा, गवर्नमेंट लगाना चाहे तो लगा सकती है, बट गवर्नमेंट ने भी नहीं लगाया, मैं एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। कितने वर्कर है? 19। तो इसका मतलब अभी जो एक्ट बना हुआ है ये अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है। तभी क्या होता है बेटा, हमें 1 अगस्त 2024 को एक मिस्टर ए यहां पर ज्वाइन करता है एज ए एम्प्लॉय। हाँ जी, अब कितने हो गए बेटा? अब क्या एक्ट अप्लाई होगा? यस, अब जो यहाँ पे एक्ट आपका अप्लाई हो गया, ठीक है। मिस्टर ए बच्चों पहले तो एम्प्लॉय आ गया, लेकिन इसको काम पसंद नहीं आया, तो 2 दिन के बाद ही मिस्टर ए ने ऑफिस छोड़ दिया। कह रहा है जी मुझे काम यहाँ पे पसंद ही नहीं आया, मतलब पहले एज एम्प्लॉय अपॉइंट हो गया और उसके बाद काम छोड़ दिया, और कितने दिन के बाद ही? 2 दिन के बाद ही काम छोड़ दिया। तो वापिस कितने हो गए? अब बताओ जो अभी एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? रेज योर हैंड, हाउ मेनी से कि यस सर अब एक्ट नहीं लगेगा। अब एक्ट नहीं लगेगा क्योंकि अब 19 हो गए हैं, ओके। और हाउ मेनी से लगेगा? और ये बाकी जनता क्या कहना चाहती है? हाँ, तो बच्चों याद रखना इस केस में एक और जो यहाँ पे बच्चों स्टेटमेंट दी गई है, एक बार अगर एक्ट लग गया, क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, वंस एन एक्ट एप्लीकेबल तो इट विल रिमेन फॉर एवर, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉय अब 20 से कम हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर एक जजमेंट आपको याद रखनी है, और वो क्या याद रखोगे? वंस एन एक्ट एप्लीकेबल, अगर बेटा एक बार अगर एक्ट लग गया तो इट विल रिमेन फॉर एवर, इवन number of employees is less than 20। मतलब इससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बेटा वहां पे कि किसको क्या बच्चों किया जा रहा है, मतलब ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो मिस्टर ए है ये बाकी 19 एम्प्लॉइज के लिए मतलब बहुत अच्छा काम करके गया। पहले वो बोनस एक्ट में कवर नहीं हो रहे थे, लेकिन अब उनको बोनस एक्ट में कवर कर दिया जाएगा। तो ये बच्चों जजमेंट आपको याद रखनी है, जो आपको लॉ में बताया गया बेटा, एक बार अगर एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो बेटा हो गया, वंस एन एक्ट एप्लीकेबल तो इट विल रिमेन फॉर एवर, तो ऑल बेटा उसमें लगेगा, चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहे 20 से कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल हो जाए पॉइंट। आप बच्चों एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बेटा बताओ बोनस एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है? एवरी फैक्ट्री। नंबर 2 एवरी अदर एस्टेब्लिशमेंट की जहां पर कितने वर्कर काम कर रहे हैं? 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो। और देखो वर्क क्या लिया था? ऑन एनी डे, अगर एक भी दिन अगर 20 हो गए तो एक्ट ऑटोमेटिकली वहां पे अप्लाई हो जाता था, और अगर 20 से कम है तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि एक्ट को अप्लाई कर सकते। कितना महीने पहले नोटिस देंगे? हाँ जी, लिख लेना बेटा, कम से पहले जो नोटिस दिया जाएगा ना वो कम से कम 2 महीने पहले नोटिस देके किया जाएगा, एटलीस्ट
2 months नोटिस, ठीक है। लेकिन जहां पे जो अप्लाई किया जाएगा वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 10 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वन, और अगर एक बार बच्चों अगर एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो फॉर एवर, तो बच्चों एप्लीकेबल वहां पे हो जाए। क्लियर बच्चों पॉइंट यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट वन, अब बच्चों एक एग्जाम्पल लेता बेटा, मान लो एक कंपनी है बच्चों, एक्स लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल ले रहा हूं ये नोट का। एक बच्चों एक्स लिमिटेड कंपनी है और इस एक्स लिमिटेड की बच्चों 3 ब्रांच है। एक ब्रांच उसकी है दिल्ली में, एक ब्रांच है बेटा उसकी सपोज नोएडा में, और एक ब्रांच है गुड़गांव में, ठीक है। दिल्ली में बच्चों उसके पास है 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं, नोएडा में 5 एम्प्लॉइज काम करते हैं, और गुड़गांव में 10 एम्प्लॉइज के बच्चों पे काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे बता बेटा, ये जो ब्रांचेज यहां पे बनाई गई है, क्या ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, क्या इसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? मतलब मैं टोटल मिला के चेक करूंगा ब्रांचेस का, या हमेशा अलग अलग ब्रांच का अलग अलग चेक किया जाएगा? हाँ जी, तो बच्चों याद रखना यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 जो बताया गया है कि जब भी हम यहाँ पे जो एस्टेब्लिशमेंट लेके चलेंगे ना, तो एस्टेब्लिशमेंट का मतलब बच्चों हमेशा याद रखना, कोई भी अगर आपने यूनिट बनाई हुई है, कोई भी आपने डिपार्टमेंट अलग से बनाया हुआ है, या कोई भी आपने अलग से कोई ब्रांचेज अगर बनाई हुई है, तो सबको आप जो इंक्लूड करके वहां पे चेक किया जाएगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द रूल नंबर 2 बेटा, यहाँ पे कि जब भी हम यहाँ पे जो एस्टिमेशन की बात करेंगे तो मैं इनका टोटल चेक करूंगा, और इनका टोटल बनता है 25। इसका मतलब जो ये जो एक्ट है यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये 2 नोट जो हमेशा याद रखना, एक बार अगर एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा के लिए हो जाएगा। एंड नंबर 2, एस्टिमेशन बच्चों किसको इंक्लूड करके चलेगा? किसको इंक्लूड करके चलेगा? यूनिट, डिपार्टमेंट और ब्रांच। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको बताएगा, डन, ठीक है जी। तो आप जो पढ़ते हैं इसमें नोट्स में क्या लिखा गया बेटा वर्ड आपका, जो आपको पेमेंट ऑफ बोनस चैप्टर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ये आपको जो दिया गया है पेज नंबर कितने हैं? 368। पेज नंबर 368 में आपको दिया गया पेमेंट ऑफ बोनस का चैप्टर, और इसका जो पर्पस पढ़ो जो इंट्रोडक्शन क्या दिया गया बेटा, इसका पर्पस एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन द सर्टेन असेसमेंट। और वो किसके बेस पे दिया जाता है? तो प्रॉफिट के बेस पे बोनस दिया जा रहा है, या जितना वो काम कर रहे हैं उसके बेस पे बोनस यहाँ पे दिया जा सकता है। मतलब जब हम आगे पढ़ेंगे बेटा तो 2 तरह का बोनस आएगा, प्रॉफिट के बेस पे बोनस देना और प्रोडक्शन बोनस। इन जनरल कौन सा चलता है हमेशा बेटा? हमेशा चलता है इन जनरल बेटा प्रॉफिट के बेस पे चलता है, ठीक है। प्रोडक्शन वाला इज ऑलवेज एक्सेप्शन, ठीक है जी। और ये बच्चों एक्ट कहाँ पे लगेगा? तो जो नंबर 1, अब देखो फैक्ट्री के साथ नहीं लिखा कितने एम्प्लॉइज होंगे, बस क्या वर्ड लिखोगे? एवरी फैक्ट्री। लेकिन जो अदर असेसमेंट होगा वहां पे क्या लिखोगे? ठीक है, जो काम करे ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, क्लियर। एंड साथ में जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट अगर अप्लाई करना चाहे कितने महीने पहले नोटिस देगी, ठीक है। और कहां पे लिखेगी? उसका नाम बेटा ऑफिशियल गैजेट में लिख के उसको अप्लाई किया जा सकता है कि ये एक्ट उसके ऊपर भी लगेगा फ्रॉम विद द इफेक्ट फ्रॉम सच अकाउंटिंग ईयर। हाँ जी, किसके ऊपर? जहां पे कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं बेटा? 20 तो ऑटोमेटिक लग जाएगा ना, तो लेस देन, तो एग्जैक्ट 20 हुआ तो ऑटोमेटिकली में आ जाएगा, याद रखना। लेस देन 20 हुआ तो हो जाएगा, लेकिन साथ में कंडीशन क्या दी? नंबर ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड शेल नॉट बी लेस देन। नेक्स्ट वन, नोट जो क्या फॉलो किया एस्टिमेशन में? यूनिट्स है, कोई अंडरटेकिंग है, कोई प्लेस है, सबको इन्वॉल्व करके देन वहां पे चेक किया जाएगा कि क्या टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। आप ये मत करना कि यूनिट का अलग उसका अलग, ऐसे चेक नहीं करेंगे, ठीक है जी। एंड लास्ट बेटा क्या लिखा गया ना? इट इंक्लूड द डिपार्टमेंट, ब्रांचेस, अंडरटेकिंग, सबको जहां पे आपका कवर कर दिया जाएगा। और एक नोट अभी आपने क्या पढ़ा? एक बार अगर एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो इट विल रिमेन फॉर एवर, तो ये हमेशा बच्चों एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है यहाँ पे। लेकिन बच्चों यहाँ पे कुछ एस्टेब्लिशमेंट को आपका यहाँ पे हटा दिया गया है, तो जो क्या वर्ड लिखा गया? एक्ट नॉट टू अप्लाई टू द सर्टेन क्लासेस ऑफ, मतलब कुछ एस्टेब्लिशमेंट नहीं आएंगी, कुछ एम्प्लॉइज को यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। और ये बच्चों प्रॉपर ना लिस्ट आपको याद करनी है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट वाले बच्चों एग्जाम में आई भी दिए, ये बताओ एस्टेब्लिशमेंट की कहां पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट आपका अप्लाई नहीं होगा, तो ये बच्चों आपसे पूछ सकता है ये। और ये देखो जो एक बहुत बड़ी लिस्ट आपको दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये बेटा 8 पॉइंट आपको लर्न करने हैं, और एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकती है,
कोई ऐसे लिस्ट में का दे देंगे और याद कर वो आपसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आप बच्चों पढ़ते इसको कैसे बच्चों याद करना है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ो बेटा। हाँ जी, जो एम्प्लॉइज कहाँ पे काम कर रहे हैं बेटा, एनी इंश्योरर कैरिंग इन, कौन सा बच्चों इंश्योरेंस कर रहा है वो, चाहे वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को हटा दिया। दूसरा बच्चों किसको हटाया, सीमैन, जो किसमें एक्ट में आता है, मर्चेंट शिपिंग, जो मतलब समुद्र में रह के काम करते हैं, बीच में बैठ के काम करते हैं। ठीक है, मतलब समुद्र के बीच में तो क्या बोट में बैठ के काम कर रहे हैं, ऑब्वियस शिप में बैठ के काम करते हैं। पॉइंट नंबर 3 किसको हटा दिया गया, थर्ड वन, तो बच्चों वर्ड हाइड करना, डॉक वर्कर्स। बंदरगाह सुना आपने, जहां पे सारा सामान होता था शिप के थ्रू आता है, हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, डॉक। तो वहां पे जो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डॉक वर्कर। एक जो समुद्र के बीच में रह के काम करते हो तो किसमें आता है, सीमेन में आ जाता है बेटा। और जो दूसरा आता है वो किसमें आता है, डॉक वर्कर। जब सामान पहुंच जाता है, उसका लोडिंग करना अनलोडिंग करना, तो वो किसमें काम किया जाता है, डॉक वर्कर वो काम करते हैं। तो जो एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड अंडर एनी स्कीम अंडर द डॉक वर्कर्स एक्ट, ठीक है, तो डॉक वर्कर्स यहाँ पे कवर किया गया। फोर्थ जो किसको कवर किया गया, हाँ जी, उन एम्प्लॉइज को जो किसका डिपार्टमेंट है, सीजी का डिपार्टमेंट, एसजी का डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी में काम कर रहे हैं। मतलब सरकारी एम्प्लॉई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई सारे हटा दिए। हाँ, मुझे बताओ अगर कोई पर्सन एयर फोर्स में है, इंक्लूड होगा एक्सक्लूड होगा, किसके अंडर वो काम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। रेलवे ऑफिसर, टीटी, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये सब कौन से एम्प्लॉइज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के अंडर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन, और जो किसको हटा दिया आपने, सोसाइटी सुना है, रेड क्रॉस सोसाइटी। बेटा रेड क्रॉस सोसाइटी जो मतलब ऑब्वियस है चैरिटेबल पर्पज के लिए जो बनी हुई है, ठीक है, तो उसको हटा दिया गया। यूनिवर्सिटी हटा दी गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हटा दिए गए, हॉस्पिटल्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जिनका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो अल्टीमेटली बेटा ये जो पॉइंट आपके लिए गए ना, ये चैरिटेबल पर्पज के रिगार्डिंग आपके लिए गए हैं, चैरिटेबल के रिगार्डिंग इसको हटा दिया गया। ठीक है जी, और किसको हटाया बेटा, ठीक है, और बच्चों इसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के नाम लिख दिए गए हैं, इनको भी हटा दिया गया। क्या क्या नाम है, आईएफसीआई, ठीक है, या फिर कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नाबार्ड, यूटीआई, सुने नाम आपने ये, आईडीबीआई, सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, फाइनेंशियल, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे बड़े बड़े, उन्होंने वो सबको हटा दिया कि उसके ऊपर ये एक्ट आपका एप्लीकेबल। एंड लास्ट बेटा क्या लिया गया, ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, मतलब जो वाटर टू वाटर बेटा किस का काम करते हैं, मतलब वाटर टू वाटर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, तो उसको किस में कवर किया था बेटा हमें, दिस को था इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। अब ये इतनी बड़ी लिस्ट याद कैसे होगी, ठीक है, तो बेटा इसका ना मैंने एक तरीका बनाया हुआ है, और ये जो तरीका मैंने बनाया हुआ ना, मतलब व्हेन आई वाज स्टूडेंट तब मैंने बनाया था। क्लियर, और वही वे से आपको बच्चों मैं याद कराता हूं कि इसको किस तरीके से आपको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। तो बनाओ बेटा हेडिंग, ये जो एक्ट है ये कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो मैं बनाऊंगा ना वो आपको भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे तो जो डायग्राम मैं बनाऊंगा बेटा वो आपको भी बनाना है। तो नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। कोई देखते हैं अच्छा सा, यही ले लेते हैं चलो। ठीक है, यहाँ पे तो देखने से लग रहा है क्या ये कौन है ये, ठीक है, डॉक्टर तो लग रहा होगा ये। क्लियर, तो चलो बेटा यहाँ पे इसके रिगार्डिंग बेटा बात करते हैं, इसको कैसे आपको याद करना है। क्या कह रहे हो, केजरीवाल है, चलो केजरीवाल समझ लो। हाँ जी, तो बेटा देखो इसको आपको जो कैसे इसको लर्न करना है, ऊपर कहाँ जा रहे हो केजरीवाल साहब जी। हाँ जी, तो बेटा देखो इसको कैसे बच्चों याद करना है, तो सबसे पहले वन बाय वन करते हैं। आपको जो ये जो इसके ऊपर कैप रखी हुई है, क्लियर, कैप से कुछ याद आ रहा है, मतलब लाइक रुक जाओ यार, ठीक है, लाइक आपने जो देखा उसके जो रेड कलर की जैसे बत्ती होती है, लाल बत्ती होती है, जो गाड़ी होती है एम्बुलेंस टाइप में जो होती है, तो इसको बच्चों हम यहाँ पे नाम बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड द रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी बेटा बोल देंगे इसको हम, तो सबसे पहले बेटा इसमें कवर किया गया दैट इज द रेड क्रॉस सोसाइटी। याद रखोगे इसे, तो इससे क्या याद रहेगा आपको, दैट्स फॉर द रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, नेक्स्ट वन, मुझे बताओ माइंड में क्या जाता है, एजुकेशन, तबीयत खराब होती है तो सिरदर्द होता है तो हॉस्पिटल। क्लियर, तो साथ में अब बेटा हम इसमें जो कवर कर देंगे, हम इसमें जो यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स,
ठीक है, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। क्लियर बच्चों पॉइंट यहां पर? तो मैंने किसको कवर कर दिया सबसे पहले बताओ, ये किस में आ गया? रेड क्रॉस सोसाइटी, दिस वन यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आ गए, हॉस्पिटल्स आ गया, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। और वैसे इसमें गवर्नमेंट ही ज्यादातर आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वन। हाँ जी, इंडिया का फेस क्या है? आरबीआई। अगर ये फेस खराब हो गया तो सोचो इंडिया डूब जाएगा। क्लियर? तो यहां पे बच्चों फेस को ले लेते हैं हम, दैट्स कॉल्ड द आरबीआई। गला, गले का बेटा इंश्योरेंस करा लो, तो किसको कवर कर दिया हमने? एलआईसी को कवर कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद किया था मैंने, और मैं आपको जो उसी पैटर्न में आपको बता रहा हूं। तो गले का इंश्योरेंस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये एलआईसी या इंश्योरेंस कंपनी कवर कर दिया। पेट में क्या होता है? खजाना। सारा खजाना ये जाता है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं जाता, इनडायरेक्ट जाता है। तो बेटा इसमें मैं किसको कवर कर दूंगा? बेटा सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को यहां पे कवर कर दो। जो जो नाम थे बेटा सब इसमें आ जाएंगे। लाइक क्या क्या नाम थे? नाबार्ड, और क्या था वर्ड? सिडबी, यूटीआई, मतलब जितने भी जो फाइनेंशियल के नाम थे सब इसमें आ गए। ठीक है जी, तो अभी तक बेटा क्या क्या याद हो गए? सबसे पहले बताओ। दिस वन एजुकेशन यूनिवर्सिटी आ गई इसके अंदर, और हॉस्पिटल्स आ गए, जिनका पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। दिस वन एलआईसी, इसको देख के मत बोलो आप, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट्स को ठीक है, ये हाँ ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट वन, अब तो इसमें बच्चों बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आता है, ये हैंड। क्लियर बेटा, यहाँ पे मैं कवर करूंगा जो इस सरकार चला रहा है, मुट्ठी। क्लियर, कौन चला रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो बेटा वो इंस्टीट्यूशंस जिनको कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। जो उसको जो कवर कर रहा है बेटा वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वो इंस्टीट्यूशन जो कंट्रोल किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। ठीक है जी, यहाँ पे तो इसको हमने कवर कर दिया। नेक्स्ट वन, कुछ वर्कर्स भी काम कर रहे थे बेटा, और वो कौन से वर्कर थे बेटा? दैट्स कॉल्ड डॉक वर्कर्स। तो इसको हम नाम देते थे, दैट्स कॉल्ड डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स। तो एक मुट्ठी में आ गए कौन? वो इंस्टीट्यूशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कंट्रोल कर रहे हैं, और एक तरफ जो अपने हाथों से सामान उठाते हैं, डालते हैं, क्या नाम था उनका? डॉग वर्कर्स। और याद है 2% जो समुद्र में रह के काम करते थे। अब तैरना होगा तो उसके लिए मैंने पैरों को रखा है ना, तो यहां बेटा उसका नाम आ जाएगा सीमैन। और एक और याद है इनलैंड, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, तो ये है जी वो पर्सन जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि सर मैं एम्प्लॉय हूं, मैं इस एक्ट में कवर नहीं होता। ठीक है जी, तो चलो बेटा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आई नो आपको साथ साथ याद भी हो गया होगा। सबसे पहले बताओ बेटा, पहले खुद बताओ फिर लिख लेना। रेड क्रॉस सोसाइटी, नेक्स्ट वन एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, गुड। ठीक है, नेक्स्ट वन वो इंस्टीट्यूशंस जो कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दिस वन पैरोगा, सीमेन, और क्या बात है, वेरी गुड बेटा। तो ये थी जो कंप्लीट लिस्ट जो आपको जो लर्न करनी है यहाँ पे जो आपको बताई गई है। याद हो जाएगा ना? याद हो जाएगी लिस्ट बेटा। ठीक है, तो ये वाह क्या बात है। दिखाओ आज सारे बच्चों को, कैमरे पे दिखाऊंगा मैं बाद में। हाँ दिखाओ, देखना तो चाहिए ना सब बच्चों को कि कैसे क्या कलाकारी करते हैं बच्चे, है ना। तो बच्चों देखो, ये कलाकारी की है और बच्चों ने खुद बनाया है। तो आपको जो भी ऑनलाइन क्लास देखेगा तो ये बनाना है। ठीक है, तो ये बनाना है आपको जो ऑनलाइन क्लास का है। क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है जी,
तो ये है बच्चों जो इसमें एक्ट में कवर नहीं होता बेटा। क्लियर? चलो आप फिर से बच्चों रिवाइज करते हैं, क्या क्या बेटा वर्ड आ रहे थे? रेड क्रॉस, मिशन, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी आ गई। पहले एक चीज बताओ, पेट पे आते हंसने को लग जाते हो भाई? हाँ ठीक है, मोटा पेट है कोई बात नहीं। हाँ जी, तो फाइनेंशियल कवर हो गए सारे इसके अंदर। नेक्स्ट वन, इंस्टीट्यूशन कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट वन, और क्या बात है, वेरी गुड बेटा। ठीक है जी, तो ये थी जो लिस्ट। और चेक करो क्या सारे पॉइंट कवर हो गए हमारे, है ना? LIC कवर हो गया, LIC बेटा कवर हो गया। ठीक है जी, और सीमेन कवर हो गया बेटा आपका टॉपिक। क्लियर? डॉग वर्कर कंप्लीट हो गया, CG वाला कंप्लीट हो गया है, ये तीनों कंप्लीट हो गए आपके। RBI आ गया, सारे के सारे फाइनेंस आ गए, और लास्ट में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे दिस इज अ पॉइंट बेटा जो आपको याद रखना है। चलो बेटा जल्दी से फास्ट एक काम करो, जल्दी से जितना मैंने कराया एक बार जल्दी से रिवाइज करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट जो एग्जाम में जो कई बार पूछा जाता है, एप्लीकेबिलिटी, ये जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे फिर बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट जो पोर्शन करेंगे डेफिनेशन का पोर्शन करेंगे। जल्दी जितना करा बेटा जल्दी से रिवाइज करो। चलो नेक्स्ट वन करते हैं बेटा इसके बाद सम डेफिनेशंस। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली हमने, नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ ली। क्लियर? इनके लिए थोड़ा बेड वेड मंगवा दो भाई, आप कहाँ बैठे हो, इनको थोड़ा लेटने दो। चलो बेटा अब कुछ डेफिनेशंस करेंगे बच्चों यहाँ पे। और डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉयर क्या होता है, एम्प्लॉई क्या होता है, ठीक है, बोनस कितना दिया जाएगा। क्लियर? तो ये सब जो पढ़ेंगे। तो देखो जो यहाँ पे बेटा मुझे बताओ, बोनस एवरी मंथ मिलता है या ईयर मिलता है? ईयरली मिलता है। ठीक है जी, तो दैट्स मीन बेटा यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉयर, तो मैं डेफिनेशन कैसे लूंगा, एक एम्प्लॉयर एवरी अकाउंटिंग ईयर, एक एम्प्लॉयर एवरी अकाउंटिंग ईयर अपने एम्प्लॉइज को बेटा वो क्या प्रोवाइड करेगा, बोनस प्रोवाइड करेगा। हर एक एम्प्लॉयर अकाउंटिंग ईयर में अपने एम्प्लॉइज को बोनस प्रोवाइड करेगा। यही तो हमने पढ़ा बेटा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली बेटा 4 पॉइंट आपके यहाँ पे आएंगे। पहला पॉइंट क्या आएगा, एम्प्लॉयर क्या होता है, किसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, बॉस कौन होगा। नंबर 2 पॉइंट, अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अकाउंटिंग वैसे तो आपको पता ही है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, बट इसके मुझे प्रॉपर एक डेफिनेशन आपको दी गई है, वो पढ़ेंगे हम। तीसरा जो क्या आएगा यहाँ पे, एम्प्लॉई क्या होता है। फोर्थ क्या आएगा बेटा, बोनस कितना देना होगा। तो ये जब आपके 4 पॉइंट हो जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली मान के चलना 70% ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जितना आपको दिया गया है। ठीक है यहाँ पे, और ये खाली इस चैप्टर की बात नहीं बेटा, हर चैप्टर में ऐसा ही होगा। आपके जितने चैप्टर आपको लेबर लॉ में दे रखे ना, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, मैक्स टू मैक्स 3 क्लास में सारे चैप्टर ऑलमोस्ट, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा आपका। कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे 1 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ चैप्टर ऐसे आएंगे जो 2 क्लास में होंगे, बट एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स आपकी 3 क्लास लगेंगे आपकी हर चैप्टर में। ठीक है यहाँ पे, तो चलो जी आओ, तो 1 बाय 1 करते बेटा। सबसे पहले आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर किसको कहते हैं। अब वैसे तो बच्चों आपको पता ही है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ठीक है, फिर भी बच्चों एक प्रॉपर इसके डेफिनेशन बच्चों ले लेते हैं कि इसमें डेफिनेशन क्या दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिया गया, अगर कोई एक कॉर्पोरेशन है तो उस कॉर्पोरेशन में अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होगा वो अलग बताया गया। एक कंपनी है तो वहां पे क्या होगा, कंपनी के या कॉर्पोरेशन के अलावा कोई और आता है, लाइक कोई फैक्ट्री है, कोई फर्म है, तो वहां पे क्या होगा। तो इसको जो 3 पार्ट्स में इन्होंने डिफाइन करके यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो क्या क्या बेटा बता रहे हैं, सबसे पहले आएगा इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेशन। और बेटा कॉर्पोरेशन में ना उसने ये कहा ही नहीं, उसने ये नहीं कहा कि भाई आप 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉलो करो। उसने क्या बोला बेटा कि जो भी आपने जिस भी ईयर की आपने बैलेंस शीट क्लोज किया है, बैलेंस शीट जो आपने क्लोज की है और बैलेंस की है, वही ईयर को ही बेटा कौन सा ईयर मान लिया जाएगा, अकाउंटिंग ईयर बेटा मान लिया जाएगा। और ये पता आपको लिखने का रीजन पता है क्या था यहाँ पे, इन्होंने डायरेक्ट बेटा कॉर्पोरेशन के केस में 1 अप्रैल टू 31 मार्च क्यों नहीं लिखा। ये एक्ट कब बना हुआ है, 1965 में। ठीक है, और उस टाइम पे कंपनी कौन सा होता था,
1956 होता था उस टाइम पे। तो कंपनीज एक्ट 1956 में ना पहले जरूरी नहीं था कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर होगा, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होगा, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो। कंपनीज एक्ट 1956 में क्या लिखा गया था, आप जो मर्जी अपना बनाओ, बस वो जो होना चाहिए वो कम से कम 12 महीने होना चाहिए, ठीक है, और मैक्स टू मैक्स 15 महीने का एक अकाउंट वहां पे फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। मतलब पहले जो अलाउड था बेटा, कितना अलाउड था, इवन अगर कोई 1 जुलाई टू 30 जून फॉलो करे ना तो वो भी अलाउड था। कोई अगर 1 जनवरी टू 30 दिसंबर फॉलो करे तो वो भी अलाउड था। लेकिन सबको यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए जो 2013 एक्ट आया, तो उसमें क्या लिख दिया गया कि सबको क्या फॉलो करना पड़ेगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर जो पॉइंट यहाँ पर अब 1965 में है, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सबके लिए क्या अलग अलग उस टाइम पे ईयर हो सकता नहीं हो सकता था, इसलिए इन्होंने सब क्या लिख दिया, जिस ईयर का आप बैलेंस शीट बना के बंद कर रहे हो कि भाई हमारे पूरे साल के अकाउंट तैयार हो गए, उसी ईयर को क्या मान लिया जाएगा, उसी ईयर को बेटा क्या मान लिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड द अकाउंटिंग ईयर। सिंपल पॉइंट याद रखोगे कि अकाउंटिंग ईयर इन द रिलेशन टू कॉर्पोरेशन क्या बोलेंगे, जिस ईयर में आप अपनी बैलेंस शीट को क्लोज करते हो और बैलेंस करते हो। बैलेंस जब दोनों है ना डेबिट क्रेडिट जो मिल जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो देखो बैलेंस, तो बच्चों उसको यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि बेटा वहां पे अब अकाउंटिंग ईयर वो हो चुका है। पॉइंट नंबर 2, इन रिलेशन टू द कंपनी, इन रिलेशन टू द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे अब जो एक पॉइंट बता सकते हो, आपने एक वर्ड सुना होगा, कंपनी में मेंबर की मीटिंग होती है, कितनी तरह की होती है, 2 तरह की मीटिंग होती है। एक नाम होता था एनुअल जर्नल मीटिंग, और एक कौन सी होती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, ठीक है। अब मुझे बता सकते हैं दोनों में एजीएम और ईजीएम दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता था। एजीएम में साल में एक होगी होगी कंपलसरी है, ईजीएम आपको बाकी साल में अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े तो करवा सकते हो। एजीएम एक पॉइंट आता था ऑर्डिनरी बिजनेस, याद है जिसने जनरल मीटिंग कर लिया है बेटा, आपको पता है एजीएम में 4 बिजनेस ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ ओनली एंड ओनली एजीएम में ही ट्रांजिट कर सकते हो, ईजीएम में लेके नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब आपको मेंबर के सामने 4 अप्रूवल रखने हैं, और वो सिर्फ कौन सी मीटिंग में रखने हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में रखने होते हैं, ठीक है। और उन 4 में से ना एक बिजनेस पता कौन सा होता है, बैलेंस शीट, अप्रूवल ऑफ बैलेंस शीट, कि जो आपने पूरे साल की बैलेंस शीट बनाई है वो हम किसके सामने रख रहे हैं, मेंबर के सामने कह रहे हैं कि सर इसको अप्रूव कर दीजिए। तो बेटा देखो इसमें ईयर क्या लिखा गया, आपने जो बैलेंस शीट एजीएम में मेंबर के सामने रखी है, उस बैलेंस शीट में जो आपने ईयर दिखाया हुआ है, उसी ईयर को यहां पे क्या मान लिया जाएगा, अकाउंटिंग ईयर। मतलब लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकता था ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च लिख सकता था, लेकिन उसने ऐसे लिखा, उसने क्या बोला, आपने मेंबर के सामने जो बैलेंस शीट रखी है, उस बैलेंस शीट में जो आपने ईयर दिखाया हुआ है, उसी ईयर को बेटा यहां पे क्या मान लिया जाएगा, अकाउंटिंग ईयर, बेटा उसको मान लिया जाएगा। डिफरेंस समझ आया दोनों में बेटा हमें, ठीक है। जिससे चैप्टर नहीं किया है, कंपिलो में जब पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट और भी ज्यादा अच्छे डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है जी। अभी बस सिंपल से याद रखो, कंपनी केस में जो क्या बोला गया कि जो एजीएम में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखी थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एजीएम में अप्रूव की गई है, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मैंने ईयर दिखाया हुआ है, ठीक है, इसी ईयर को ही बेटा यहां पे ट्रीट किया जाएगा एज अकाउंटिंग ईयर। ट्रीट एज द अकाउंटिंग ईयर, उसी फाइनेंशियल ईयर को बेटा वहां पे अकाउंटिंग ईयर ट्रीट किया जाएगा। क्लियर बच्चों पॉइंट यहां पर, ठीक है जी। तो 2 पॉइंट बच्चों क्या क्या आ गया, सबसे पहले इन द रिलेशन टू कॉर्पोरेशन, सिंपल यहां पे कोई एजीएम की बात नहीं गई, यहां तो क्या बोला गया कि जो भी अकाउंट यहां पे आपने क्या किया है, अप्रूव किए हैं, जो क्लोज किया बैलेंस किया बेटा, उसको यहाँ पे कवर किया गया। एंड पॉइंट नंबर 2 बच्चों क्या कवर किया गया बेटा, कंपनी में जो आपने एनुअल जर्नल मीटिंग में अपने फाइनेंस स्टेटमेंट को अप्रूव कराया है, उसमें जो आपने ईयर दिखाया था, उसी ईयर को क्या मान लिया जाएगा, अकाउंटिंग ईयर। और बच्चों देखो थर्ड में क्या लिखा गया, इन द केस ऑफ एनी अदर एस्टेटमेंट, बाकी के केस में क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां पे इन जनरल कितना लेके चलोगे आप, ये तो सबको पता ही है,
इन जनरल बेटा कितना लिया जाता है 1 अप्रैल टू द 31 मार्च। और बाकी बच्चे देखो मना भी नहीं किया गया, उन्होंने कहा अगर एम्प्लॉयर कोई और डिफरेंट ईयर अगर अडोप्ट करता है, मतलब कितना रिलैक्सेशन वाली बच्चों यहाँ पे कह सकते हो डेफिनेशन दी गई है। अगर एम्प्लॉयर कोई भी डिफरेंट ईयर अडोप्ट करता है तो बच्चों उसी डिफरेंट ईयर को ही अडोप्ट कर लिया जाएगा एज द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर उसी को ही बेटा यहाँ पे अडोप्ट कर लिया जाएगा एज द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर बेटा पॉइंट्स। तो ये था बच्चों डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कि अकाउंटिंग ईयर बेटा क्या होता है। तो क्या क्या बताओगे सबसे पहले नंबर 1, इन द केस ऑफ कॉर्पोरेशन जो भी अकाउंट आपने बैलेंस में क्लोज कर दिया। कंपनी केस में क्या बोलोगे कि जो आपने अपने अकाउंट्स को एजीएम में रखा था अप्रूवल के लिए, उस अकाउंट में आपने जो ईयर दिखाया हुआ है उसी ईयर को ही क्या मान लिया जाएगा अकाउंटिंग ईयर। तीसरा एनी अदर में इन जनरल कितना लेके चलोगे, ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं कहा तो। और अगर एम्प्लॉयर कोई अलग अमाउंट अगर स्पेसिफाई करता है, अलग कोई डिफरेंट ईयर लेके चलता है, तो उसी डिफरेंट ईयर को ही क्या मान लिया जाएगा अकाउंटिंग ईयर। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। कोई अप्रूवल नहीं कुछ नहीं, तो सिंपल वैसे आपको बता दिया गया। इजी है पॉइंट बेटा, ठीक है जी। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। क्लियर। अब तो ये बोनस किस मिलना किसको है, तो बच्चों यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है एम्प्लॉय किसको कवर किया जाएगा, एम्प्लॉय किसको कवर किया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। जिस एक्ट की मैं आपको बताता चलूंगा तो इस एक्ट की आती है, तो ये आपको याद रखना बेटा यहाँ पे, ठीक है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो देखो एम्प्लॉय किसको कहेंगे। अब जो अब यहाँ पे आप चेक करना कि क्या आप लोग भी इसमें कवर हो गए या नहीं हो गए, क्या आप लोगों को भी बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों कुछ कंडीशन है, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या वो कंडीशन सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय बच्चों क्या लिखा गया, सबसे पहले बेटा लिखा गया एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन, ठीक है। हर किसी पर्सन को एम्प्लॉय बोला जाएगा, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज अदर देन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस किसको बोलते हैं बेटा, जो बेटा ट्रेनिंग करता है। अब जब आपकी सीएस की ट्रेनिंग होगी तो आपको क्या वर्ड बोला जाएगा अप्रेंटिस, यू आर द ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ पे यू आर द ट्रेनिंग, जब आपकी सीएस की ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपकी चलेगी। तो साथ साथ जो बोल दिया गया है एक ट्रेनिंग को तो एम्प्लॉय नहीं कहेंगे हम, बाकी इसके अलावा जितने पर्सन उसको सबको क्या बोला जाएगा एम्प्लॉय, ठीक है। लेकिन खाली ये कंडीशन नहीं है, प्लस साथ में क्या होना चाहिए, चाहे बच्चों वो कोई भी काम करता हो, मतलब उस एज ए एम्प्लॉय बेटा वो कोई भी काम करे, टू डू एनी वर्क आइदर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, सबको बच्चों पे क्या बोल दिया जाएगा एम्प्लॉय बोल दिया जाएगा। चेक करो क्या अभी तक आप लोग इसमें आ रहे हो, एनी पर्सन में आप आते हो एज एम्प्लॉय, ठीक है। कौन सा काम करते हो कंपनी में, स्किल्ड अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, ठीक है। तो वहां पे आप स्किल्ड काम करते हो, ठीक है। लेकिन बेटा जो तीसरा पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कि बच्चों इसमें से उसी को कवर किया जाएगा जो कंपनी में मैक्स टू मैक्स जो बच्चों सैलरी ले रहा है, जिसकी सैलरी 21,000 रुपए पर मंथ है, जिसकी सैलरी बेटा कंपनी में कितनी है बेटा, वहां पे अगर वो 21,000 तक ले रहा है तो उसको एम्प्लॉय कहेंगे। अगर किसी की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा है तो वो इस एक्ट में कवर नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ना ये छोटे एम्प्लॉय को बेटा कवर करता है, ठीक है जी। तो क्या बच्चों बोला गया, जिसकी सैलरी 21,000 रुपीज तक है सिर्फ उसी को एम्प्लॉय बोलेंगे, बाकी को नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब अगर आपकी कंपनी में सैलरी 20,000 रुपये हुई, ठीक है, फिर तो आप एम्प्लॉय हो। बट अगर 22,000 रुपये हो गई तो अफसोस, फिर आप एम्प्लॉय इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं हो। क्या चाहते हो, एम्प्लॉय बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते हो, नहीं, इतनी कम सैलरी में काम नहीं करना, ज्यादा लेना है पैसा में, ठीक है। यहाँ पे हाँ मैं एम्प्लॉय हूँ बेटा, मैं वैसे ही नहीं हूँ। अभी आपने वो पढ़ा था ना, यहाँ पे क्या था वो नॉन एप्लीकेटिव में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी, नहीं हम दिखाते नहीं है, ठीक है ना, दिस पॉइंट क्लियर बच्चों पॉइंट यहाँ पर। ये सारी चीजें तुम मेरे को मतलब रिकॉर्डिंग में करवाना चाहते हो, हाँ अलग से पूछ लेना, बोलो बेटा वर्ड समझाया। अब जो क्वेश्चन आता है बेटा
कि क्या इसको बोनस मिलेगा। वेदर एम्प्लॉय इज एलिजिबल टू रिसीव द बोनस। तो बेटा यहां पे याद रखना, सबसे पहले अगर मैं एम्प्लॉय वर्ड यूज कर रहा हूं तो एम्प्लॉय का मतलब क्या लेके चल रहा हूं कि जो ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉय। तो क्या क्या बेटा कंडीशन बताएगी, बता दो फिर से। नंबर 1, एनी पर्सन अदर देन ट्रेनी, ट्रेनी को कवर नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, एनी वर्क, कोई भी काम, क्या क्या, स्किल, अनस्किल, सेमी स्किल। तीसरा जो क्या लिया गया, मैक्सिमम सैलरी। कितनी मैक्सिमम सैलरी। अच्छा किसी की सैलरी अगर 2,000 रुपये है तो, 20,000 रुपये है तो, 21,000 रुपये है तो, और 21,001 रुपया है तो नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे दिस इज द पॉइंट। अब जो इसको बोनस मिलेगा तो आंसर ये बेटा इसको बोनस मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। और वो कंडीशन क्या बेटा, अगर ये बोनस लेना चाहता है ना तो जो इसको कंपनी में उस साल में कम से कम 30 दिन तो बेटा काम करना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी। कितने दिन काम करेगा बेटा, कम से कम एक अकाउंटिंग ईयर में 30 दिन तो बेटा उसको काम कम से कम करके देना पड़ेगा। याद मैंने एक एग्जांपल लिया था एप्लीकेबिलिटी में, एक मिस्टर एक्स था, 1 तारीख को आया था और 3 तारीख को रिजाइन करके चला गया था। अब उसने काम तो 2 दिन किया और हो सकता है उसकी सैलरी थी 8,000 रुपीज। वैसे तो एम्प्लॉई है वो, लेकिन क्या उसको बोनस मिलेगा, नहीं। एम्प्लॉई तो है बट नॉट एलिजिबल फॉर द बोनस। क्यों, क्योंकि उसने कम से कम 30 दिन बेटा वहां पे काम नहीं किया है। नहीं, ये पूरे साल में 30 दिन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने लिखा एक साल में कम से कम कितना जो काम करना पड़ेगा, 30 डेज जो काम उसको करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ इसमें मैं बेटा 30 डेज में कुछ छुट्टियां अलाउड कर देता हूं, इंक्लूड कर देते हैं, कुछ छुट्टियां अलाउड कर देते हैं। ठीक है जी, और इसमें जो क्या क्या इंक्लूड कर देंगे 30 डेज में, मतलब कह सकते हैं कि कुछ हॉलीडे, बट उसको हॉलीडे ना मान के उसको बेटा क्या माना जाएगा, जैसे कि आपने काम किया है। अच्छा एक पॉइंट मुझे बताओ, अगर हम कोई जैसे पूरे मंथ काम करते हैं, जो 4 संडे आते हैं, तो 4 संडे वो विद सैलरी माना जाता है या नहीं माना जाता है, या हॉलीडे माना जाता है। आपको जो सैलरी मिलती है वो 30 दिन की मानी जाती है, 26 डेज की मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या, वो संडे ऑटोमेटिकली क्या वर्किंग डे माना जाता है, नहीं माना जाता है आपका। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट बेटा। तो जो ऐसी लीव, एक ऐसी लीव जिसकी बेटा आपको सैलरी मिलेगी, अब संडे की छुट्टी होती है तो उसकी सैलरी मिलती है ना आपको। ठीक है जी, तो दैट्स को बेटा उसको फिर हम यहां पे मान के चलेंगे कि वो भी आपका वर्किंग डे में आएगा, तो संडे को भी कवर करेंगे। इसके लिए आपको पता है कॉर्पोरेट में बेटा संडे तो छुट्टी अलाउड होती है, इसके अलावा ना 2.5 छुट्टी अलाउड करते हैं, 2.5 छुट्टी अलग से अलाउड होती है आपको। तो 2.5 का मतलब 2 पूरी और 1 हाफ। ठीक है जी, तो इससे ज्यादा अगर लेते हो तो फिर आपकी सैलरी उतनी कटनी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे बताओ, संडे तो ठीक है हम लेके चल रहे हैं, लेकिन जो अलग से 2.5 छुट्टी आपको मिल रही है, क्या वो भी इंक्लूड होगा या नहीं होगा। बेटा याद रखना, हर वो छुट्टी जिसकी आपको सैलरी मिल रही है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होगा, आपका सब इंक्लूड होगा। तो मुझे बताओ, 2.5 दिन की अगर छुट्टी लेते हो तो क्या उसकी सैलरी आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। तो वो भी आपका बेटा लाइक एज अ वर्किंग डे आपका माना जाएगा वो आपका। तो पहला पॉइंट जो किसको लिया गया हमने, नंबर 1 पॉइंट, लीव विद सैलरी। बेटा पॉइंट नंबर 2 पॉइंट, और नंबर 2 पॉइंट जो फीमेल के लिए लिया गया बेटा, मुझे बताओ अगर फीमेल मैटरनिटी लीव लेना चाहती है तो बेटा याद रखना वो भी अलाउड है। ठीक है, तो वो उसको अलाउड वहां पे कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो मैटरनिटी लीव होता क्या है पहले पता है आपको ये, बेटा मैटरनिटी लीव होता है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी। तो फीमेल को प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग द उनको जो छुट्टियां मिलती है, अभी मेल को तो नहीं मिल सकती ना, नहीं। मतलब इसके प्रोविजन आ रहे हैं कि भाई केयर करने के लिए, भाई उसकी वाइफ की केयर करने के लिए चाहिए, तो लेकिन अभी आए नहीं है ऐसे प्रोविजन। ठीक है, आ सकते हैं हम। ठीक है जी, तो बेटा मैटरनिटी लीव, अगर कोई मैटरनिटी लीव लेती है फीमेल वर्कर, तो बेटा उसको भी किसमें कवर किया जाएगा, वर्किंग डे की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा, और उसको बोनस वहां मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वन, और तीसरा जो वर्ड आता है यहाँ पे, दैट्स द ले ऑफ। तीसरा बड़ा वर्ड क्या आता है, ले ऑफ।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ले ऑफ? ले ऑफ क्या होता है बेटा? बेटा मुझे बताओ, उस टाइम पे अगर मैं मान लो सेंटर पे क्लास लेने के लिए आया, सपोज लेके चलते हैं, अगर इस सेंटर पे बोनस एक्ट लगता है और आई सपोज आई एम द एम्प्लॉय, ठीक है, और मैं इस यहाँ पे सेंटर पे क्लास लेने के लिए आया, लेकिन पूरा दिन सपोज लाइट नहीं थी, इन्वर्टर भी खाली हो गया, ठीक है, और उसके बाद मैं पूरा दिन में काम नहीं कर पाया, काम ही नहीं किया मैंने, आराम से बैठा मैं, ठीक है, मैं किसी को पढ़ा ही नहीं पाया, मुझे बताओ क्या ये वर्किंग डे ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? अगर एक एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करने गया और उस दिन लाइट नहीं थी, पूरा दिन लाइट नहीं थी, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा था, सारी मशीनें रुक गई, ठीक है, तो एम्प्लॉय को खाली बैठना पड़ा, क्लियर? क्या एम्प्लॉय की गलती है? नहीं। तो बेटा याद रखना, वो भी आपका वर्किंग डे ट्रीट किया जाएगा, क्लियर? या फिर बच्चों मान लो बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आ गई तो इससे सपोज फैक्ट्री में पानी वानी आ गया तो इससे काम नहीं हो पाया, ठीक है, क्या एम्प्लॉय की गलती है बेटा? तो ये सब जो याद रखना, जहां पे काम रुक जाता है ना, लेकिन एम्प्लॉय की गलती नहीं होती, तो उसको किस में रखा जाता है? दिस इज कॉल्ड द ले ऑफ। और वो भी आपका कैसे ट्रीट किया जाएगा? जैसे कि लाइक आपका वो क्या है, एक वर्किंग डे है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे वर्ड? तो ले ऑफ का मतलब क्या होता है? जहां पे काम रुक गया, काम रुक जाता है बेटा, सेसेशन ऑफ द वर्क, ठीक है, बट नॉट ड्यू टू एम्प्लॉय कंसर्न, एम्प्लॉय की गलती नहीं है, नॉट ड्यू टू एम्प्लॉय कंसर्न, तो उनकी गलती वहां पे नहीं है, ठीक है जी। और लास्ट वन, मुझे बताओ बेटा, अगर किसी को काम करते वक्त चोट लग जाए, ठीक है, कोई डिसेबल हो जाए, कोई घर बैठ जाए, मतलब चोट चोट लग के उसको, ठीक है, तो हाँ जी, तो क्या बेटा वो भी वर्किंग डे ट्रीट करेंगे नहीं करेंगे? तो याद रखना, अगर कोई पर्सन डिसेबल हो जाता है, और ये डिसेबलमेंट कब हुआ है? ड्यूरिंग द जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो उसको भी बच्चों यहाँ पे जितने दिन वो घर पे बैठ के आराम करेगा, वो भी वर्किंग डे यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उसको सैलरी तो मिलती है ना वहां पे। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2 बेटा, हमें कि कौन कौन से एम्प्लॉय, पहले बेटा एम्प्लॉय किसको कहेंगे, और एक एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है? तो क्या कंडीशन बताइए, बताओ। नंबर 1, कितना दिन काम करना पड़ेगा उसको कम से कम बेटा? एटलीस्ट 30 डेज को काम करना है, और 30 डेज में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? लीव विद सैलरी, मैटरनिटी लीव, ले ऑफ और द डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट बेटा है किसी को? ठीक है, अब एक काम करते हुए जल्दी से रिवाइज करो इसको, जितना मैंने अभी तक लिखवाया आपको, फिर जितना अभी तक लिखा है बेटा पहले इसको बुक में से रीड करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज करो फास्ट। तो चलो बच्चों, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी यहाँ पे बेटा? अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, और इसमें 3 पॉइंट आपको लिख के आने, इन द रिलेशन टू कॉर्पोरेशन, इन द रिलेशन टू द कंपनी एंड एनी अदर केस, ठीक है जी। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, कॉर्पोरेशन में क्या बोलेंगे? द ईयर एंडिंग ऑन द डे, ठीक है, जिस दिन आप अपनी बुक्स एंड अकाउंट को आप क्या कर रहे हो बेटा? क्लोज कर रहे हो और बैलेंस कर रहे हो। कंपनी में क्या बोले बेटा? वो पीरियड जिसमें आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया है, और वो कहां पे रखा है आपने? एजीएम में दिखाया गया है, ठीक है, तो उसको लिया जाएगा, चाहे हो सकता है वो पूरा ईयर हो या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार जो पता है, कई बार एजीएम जो होती है ना, उसमें आप कई बार पीरियड दिखाते हो 15 मंथ्स, कई बार दिखाते हो 13 मंथ्स, तो उन्होंने कहा चाहे 12 महीने दिखाओ, 13 मंथ्स दिखाओ, तो उनको बेटा उसी को ही क्या मान लिया जाएगा? आपका अकाउंटिंग ईयर मान लिया जाएगा। बाकी केस में जो क्या कहेंगे? इन जनरल 1 अप्रैल। और अगर बेटा वो अगर एम्प्लॉयर क्लोज एंड बैलेंस करता है अदर देन 31 मार्च करता है, तो बेटा उसी को ही लिया जा सकता है जिस दिन वो अकाउंट क्लोज एंड क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन, जितनी डेफिनेशन है सब इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, दैट्स व्हाट अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉय बेटा किसको बोलते हैं? एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस। तो ये बच्चों याद रखना, ट्रेनिंग को कभी भी इसमें कवर नहीं किया जाएगा। और वो जो सैलरी वेज जो ले रहा है वो कितनी ले रहा है? मैक्सिमम 21,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड चाहे वो कोई भी काम करे, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क, चाहे वो बेटा उसकी टर्म्स एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, चाहे उसको साफ साफ लिखा गया है कि भाई तो भी, चाहे नहीं लिखा गया तो भी, तो उसको तो क्या माना जाएगा? एम्प्लॉय माना जाएगा। और बेसिकली आपको पता है इसकी कंडीशन मेन 2 ही देखनी पड़ती है। नंबर 1 एनी पर्सन, और नंबर 2 सैलरी। तीसरे में तो सारे बिजनेस आ गए ना, चाहे वो स्किल्ड काम कर रहे हैं, चाहे वो सेमी स्किल्ड काम कर रहे हैं, चाहे वो अनस्किल्ड काम कर रहे हैं, सबको कवर कर दिया नहीं कर दिया बेटा हमें?
ठीक है। अब जो इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आता है एम्प्लॉयर किसको कहते हैं? हु इज एम्प्लॉयर? अब जो मुझे एक पॉइंट बता सकते हो, एम्प्लॉय तो ठीक है, उसको बोनस मिल रहा है, ये हम एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? आपको यहां पे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्यों दी गई है? बोनस देना किसको है? तो मुझे बताओ इन फ्यूचर अगर बोनस नहीं दिया तो हमें किसी एस्टेब्लिशमेंट में जाके किसको पकड़ना है? किसके अगेंस्ट? नहीं, एम्प्लॉयर तो हो सकता है मेरे ऊपर सपोज 2-3 बॉस हैं, तो उसमें से किसको लूंगा? तो ये भी तो डिपेंड करेगा ना। तो यहां पे जो कंपनी में एक एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर किसको कहेंगे? इन फ्यूचर किसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकता हूं बेटा, यही आपको यहाँ पे को बताया गया। ठीक है कि दैट्स द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयर, कि बच्चों एम्प्लॉयर में किसको यहाँ पे कवर किया जाएगा। और यहाँ पे बच्चों उसने एम्प्लॉयर को कवर कर दिया बेटा, इसको 3 पार्ट्स में उसने यहाँ पे सेम थिंग ले लिया है। कितने बच्चों पार्ट ले लिया यहाँ पर? 3 पार्ट। सबसे पहले जो लिया जाएगा, अगर वो फैक्ट्री का केस है तो फैक्ट्री में एम्प्लॉयर किसको कहेंगे? इन द रिलेशन टू द फैक्ट्री। दूसरा जो लिया जाएगा इन द रिलेशन टू द कंपनी, कंपनी है तो बेटा कंपनी में किसको एम्प्लॉयर कहा जाएगा? और जो ना फैक्ट्री है और ना ही वो बेटा आपकी कंपनी है, तो एनी अदर केस में क्या होगा बेटा आपको बताया गया। तो 3 बच्चों पार्ट यहाँ पे लिए गए, अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में एम्प्लॉयर किसको कहेंगे, कंपनी है तो कंपनी में एम्प्लॉयर किसको कहेंगे, एंड एनी अदर केस में किसको यहाँ पे एम्प्लॉयर कहेंगे। तो फैक्ट्री में सिंपल थी बेटा, नंबर 1 जो ओनर होता है, ठीक है। और कई बेटा ओनर नहीं होता, ओनर कई जगह एक पर्सन को ऑथराइज कर देता है जिसको हम वर्ड बोलते हैं ऑक्यूपायर। और ये वर्ड आपका फैक्ट्री एक्ट में आएगा कि ऑक्यूपायर क्या होता है। अभी आप मान के चलो ओनर और ऑक्यूपायर एक ही होते हैं, डिफरेंस होता है वैसे दोनों में, अभी मान के चलो दोनों एक ही है बेटा। यहाँ पे क्या क्या वर्ड आ गए? ओनर और ऑक्यूपायर। आप जो इस तरीके से मान के चलो कि मान लो फादर के नाम ओनरशिप है और उसने अपने बेटे को बिठा रखा है कि तुझे सारा काम देखना है, तो उसके बेटे को क्या बोल दिया जाएगा? है तो वो ओनर की तरह काम कर रहा है ना, तो वहां पे ऑक्यूपायर उसको लिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1। और अगर मान लो बेटा ओनर ऑक्यूपायर खुद नहीं देख रहा है, तो हो सकता है वहां पे उसने किसको रखा हो? एजेंट। ठीक है, एजेंट भी हो सकता है, और एक जो वर्ड लिया था मैनेजर। ठीक है, या तो उसने वहां पे एजेंट रखा हुआ है या फिर मैनेजर रखा हुआ है। नेक्स्ट वन बेटा हमें थर्ड वन, मुझे बताओ अगर ओनर की डेथ हो गई तो? इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ओनर, तो जो बेटा ओनर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसी को ही जो पे क्या मान लिया जाएगा? एम्प्लॉयर बेटा उसको मान लिया जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट पर जो यहाँ पे लिया गया बेटा पे, कि ओनर, ऑक्यूपायर, एजेंट, मैनेजर, और अगर ओनर की डेथ हो जाए, ठीक है जी, तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा बताओ अगर एजेंट या मैनेजर की डेथ हो जाए तो बेटा याद है ना, उनका कभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जगह पे ओनर तो जिंदा है ना, तो उसकी जगह पे किसी और को रखेगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे अगर बेटा यहाँ पे सेम थिंग, इनमें से जो भी होगा इन सबको क्या मान लिया जाएगा? एम्प्लॉयर बेटा मान लिया जाएगा। डिपेंड करता है कि उस फैक्ट्री को चला कौन रहा है, ओनर खुद चला रहा है, ऑक्यूपायर है, एजेंट है, मैनेजर है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे लिया जा रहा है बेटा। नेक्स्ट वन, इन द रिलेशन ऑफ द कंपनी। हाँ जी, कंपनी में कौन कौन होते हैं बेटा? बेटा याद है ना, सबसे बड़ा होता है मैनेजर, जो सारे अफेयर्स देखता है, कंपनी की सारी चीजें देखता है, दैट्स को क्या बोलते हैं? तो या तो जो कंपनी मैनेजर होता है, या कंपनी में होता है एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और या जो वहां पे एक और हो सकता है, अगर इनमें से नहीं है तो दैट्स कॉल्ड द मैनेजिंग एजेंट। इसी को यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा? दैट्स कॉल्ड एम्प्लॉयर। तो बच्चों देखा जाए अभी तक मैंने जो आपको बताया, फैक्ट्री बताया चाहे कंपनी बताया, अल्टीमेट इसका मतलब क्या था? जो उस कंपनी को या जो भी फैक्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। अगर एक एजेंट कंट्रोल करता है तो उसी को मैंने एम्प्लॉयर बोल दिया, मैनेजर कंट्रोल करता है तो मैनेजर को बोल दिया, कोई मैनेजिंग एजेंट कंट्रोल करे कंपनी को तो उसको मैंने बोल दिया। ठीक है, इवन अगर कोई डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है तो डायरेक्टर को मैं बोल दूंगा। ठीक है यहाँ पे, तो अल्टीमेटली देखो एनी अदर केस में क्या लेगा बेटा, हम जो उस पर्सन को लेकर चलेंगे जो अल्टीमेट कंट्रोल करता है उस कंपनी को। अल्टीमेट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या अफेयर्स कंपनी वर्ड नहीं बोलेंगे, सिंपल लिख दो बस, अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स। ये कंपनी तो हम पढ़ चुके हैं।
अल्टीमेट कंट्रोल द अफेयर्स, जो अल्टीमेट कंट्रोल वहां पे करता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे एंड तो आप बच्चों पढ़ते इसमें क्या बच्चों एम्प्लॉयर का मीनिंग आपको दिया गया। तो क्या बेटा वर्ड लिखा गया, इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट विच इज द फैक्ट्री। तो इसमें जो कौन कौन आता है, ओनर, ऑक्यूपायर, इंक्लूडिंग क्या क्या आ जाएगा बेटा, एजेंट भी आ गया। और अगर ओनर की डेथ हो जाए तो कौन आ जाएगा, और अगर कोई पर्सन एज ए मैनेजर होल्ड करे तो उस मैनेजर को भी कवर कर देंगे। आगे ना सारे पॉइंट आपके। और एक किस केस में आगे, इन द रिलेशन टू द फैक्ट्री। और बाकी में क्या आएगा बेटा, हाँ जी, जो अल्टीमेट कंट्रोल करता है अफेयर्स को। और अगर वो वेयर द सेट अफेयर्स रिगार्डिंग किसके, मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग एजेंट है, तो उसी को ही बच्चों क्या मान लिया जाएगा, एम्प्लॉयर वहां पे मान लिया जाएगा। दैट्स अ पॉइंट। कोई डाउट बेटा किसी को यहां तक, बोलो बच्चों यहाँ पे। तो क्या क्या बच्चों पढ़ लिया अभी तक मैंने, हाँ जी क्या क्या पढ़ा दिया मैंने आपको। एप्लीकेबिलिटी होगी बेटा, ठीक है, कि एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। नंबर 2 नॉन एप्लीकेबिलिटी बेटा आपकी होगी कि एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल। डेफिनेशन में चेक करो, ये डेफिनेशन में कौन कौन सी हो गई, 3 हो गए। एम्प्लॉयर हो गया, अकाउंटिंग ईयर हो गया, और जो पे एम्प्लॉइज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे तो मैं एक नेक्स्ट टॉपिक को कराना चाहता हूँ, बट कुछ बच्चों की जो फर्स्ट क्लास है, क्लियर, तो मैं नहीं चाहता कि फर्स्ट डे भी उनको बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाए, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए एकदम। अगर हम एक ही दिन में बहुत कुछ पढ़ लेंगे ना, तो जितना आता है वो भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बाकी टॉपिक करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक बार ये पूरा पूरा टॉपिक रिवाइज करके जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे चलो जी एक बार जो फिर से एक बार रिवाइज कर ले, क्या क्या टॉपिक था। सबसे पहले बच्चों नंबर 1 एप्लीकेबिलिटी बता दो क्या क्या थी। एप्लीकेबिलिटी, ये जो एक्ट है कहां पे एप्लीकेबल होता है, एवरी फैक्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट, जहां पे अदर एस्टेब्लिशमेंट किसको, 20 और मोर वर्कर्स काम करते हैं एनी डे इन द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर में काम वो करते हैं। तो नेक्स्ट 1, अगर 20 से कम है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का पावर है कि वो लगा सकते हैं, कितने महीने पहले नोटिस देंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम से कम कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। नेक्स्ट 1, अगर एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो गया तो हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इवन चाहे नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेस देन 20 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या लेके चलोगे, यूनिट भी आ जाएंगी, डिपार्टमेंट भी आ जाएंगे, ब्रांचेस भी आ जाएंगे, सारे इसके पार्ट होंगे वो सब आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे तो ये था जो टॉपिक आपका, दैट्स कॉल्ड द एप्लीकेबिलिटी। सेकंड जो नॉन एप्लीकेबिलिटी, हाँ जी सबसे पहले रेड क्रॉस, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी जिसका पर्पस प्रॉफिट करना नहीं है, हंस रहे हो मुझे हाथ है। फाइनेंशियल, नेक्स्ट वन सीजी एज डॉग वर्कर्स, सीजी एज दी लोकल अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे तो ये था बच्चों नॉन एप्लीकेबिलिटी में आपका। इसके बाद कुछ डेफिनेशन पढ़ी बेटा कि नंबर 1 अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है। क्या होता है अकाउंटिंग ईयर का मतलब, इन द रिलेशन टू कॉर्पोरेशन, वो ईयर जिसमें अपने अकाउंट को क्लोज एंड बैलेंस किया है। नंबर 2 इन द रिलेशन टू कंपनी, कि वो ईयर जो आपने अपने फाइनेंस स्टेटमेंट जो एजीएम में रखे हैं उसमें जो आपने ईयर दिखाया है उस ईयर को अकाउंटिंग ईयर कहेंगे। एंड एनी अदर केस में क्या कहेंगे, 1 अप्रैल टू, और अगर एम्प्लॉयर कोई अडॉप्ट करता है, कोई डिफरेंट ईयर अडॉप्ट करता है, तो उसी डिफरेंट ईयर को ही क्या मान लिया जाएगा, अकाउंटिंग ईयर मान लिया जाएगा। नेक्स्ट 1 एम्प्लॉय किसको कहते हैं बेटा, नंबर 1 एनी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस। नंबर 2 मैक्सिमम सैलरी कितनी, 21,000 रुपीज पर मंथ। नंबर 3 कोई भी काम करे, एनी वर्क, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, कोई भी वो काम करे उसको कवर कर देंगे, चाहे उसकी टर्म एक्सप्रेस है चाहे वो इम्प्लाइड है। ठीक है, कि एक एम्प्लॉय को बोनस कब मिलेगा बेटा, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ही मस्ट वर्क एटलीस्ट 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो उसको 30 दिन कम से कम काम करना है, और उस 30 दिन में कौन सी लीव अलाउड की गई है, लिव विद सैलरी, ले ऑफ, मैटरनिटी लीव। ठीक है, और लास्ट में कौन सा आता है, डिसेबलमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे दैट्स अ पॉइंट। नेक्स्ट वन एम्प्लॉयर जो किसको बोलते हैं, एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू द फैक्ट्री, ओनर, ऑक्यूपायर, एजेंट, मैनेजर। ओनर की डेथ हो गई तो वेरी गुड। सेकंड वन इन द रिलेशन टू कंपनी, मैनेजर, वेरी गुड, मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजिंग एजेंट आ जाएंगे। और एनी अदर केस अल्टीमेट कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है बेटा, हमें तो यहां तक आपको बच्चों अच्छे से करके आना है। ठीक है, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा।